जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के अभ्यास प्रश्नों को। दोस्तों आइए देरी न करते हुए इस अभ्यास प्रश्न को हम सब हल करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो आइए इसको हम सब हल करते हैं। दोस्तों हमारे प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है 300 केल्विन और दूसरा दिया गया है 573 केल्विन। इसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो आइए दोस्तों, हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि C/100 इक्वल K-273/100। ये फार्मूला दोस्तों हम कक्षा 7 के ऊष्मा अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो आइए इस फार्मूले की मदद से हम इस दिए गए ताप को सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं, जहाँ पे C हमारा सेल्सियस में मान होगा, K हमारा केल्विन पैमाने पर मान होगा। दोस्तों फार्मूले में 100 से कट जाएगा, क्योंकि दोनों डिवाइड में दोनों मान दिए गए हैं। तो इधर जाने पे ये मल्टीपल होगा, मल्टीपल और डिवाइड आपस में समान मान होने पे कट जाता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों फार्मूले में बचेगा C इक्वल K-273। दोस्तों K का मान दिया गया है, K इक्वल दिया है तुम्हारा 300 केल्विन। तो इस फार्मूले में हम सब रख देते हैं। तो K की जगह 300 माइनस 273। दोस्तों इसे हम घटाएंगे तो C की वैल्यू हमें 27 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगी, जहाँ C डिग्री सेल्सियस में मान होगा। आइए दूसरे प्रश्न को भी हम सब हल कर लेते हैं। तो फार्मूला दोस्तों यही यूज होगा, C इक्वल K-273, जहाँ पे K की वैल्यू दी गई है 573। तो दोस्तों K की जगह हम 573 पुट कर देते हैं, और ये फार्मूले में ही 273 एड था। तो C की वैल्यू अब घटाएंगे तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 7 में 7 घट जाएगा तो 0, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3, यानी कि C की जो वैल्यू आई 300 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न के दोनों आंसर आ चुके हैं। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। जिसमें पहला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा प्रश्न है 373 डिग्री सेल्सियस। तो आइए इस प्रश्न को भी हम उसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो C इक्वल होता है K-273। C जहाँ पे सेल्सियस में मान है, K जहाँ पे केल्विन में मान है। तो K की वैल्यू सेल्सियस मान दिया गया है, तो K की वैल्यू यानी केल्विन मान हमको ज्ञात करना है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो K की वैल्यू निकालने के लिए इस 273 को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा K इक्वल C, और इधर जाएगा तो ये प्लस 273 होगा।
अब सी की वैल्यू दी गई है दोस्तों, तो इसको हम सब सी की जगह पे रख लेंगे। तो सी की वैल्यू है 25 और प्लस 273, ये फार्मूले में ही है, इसको ले लिए। इसके बाद ऐड कर देंगे तो ये जुड़ करके 298 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। इस तरह से हमारे दूसरे प्रश्न का पहला आंसर आ चुका है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, इसी फार्मूले से दूसरे प्रश्न को भी हम हल करते हैं, जहाँ पे के की वैल्यू दी गई है 373 डिग्री सेल्सियस। तो हम सब जानते हैं सी इक्वल होता है के माइनस 273। के यानी केल्विन मान ज्ञात करना है, तो सी के इक्वल होगा सी प्लस 273। अब सी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे क्योंकि सेल्सियस मान दिया गया है। तो सी की वैल्यू है 373 और प्लस 273, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो के की वैल्यू जो आएगी दोस्तों 3 3 3 3 6 7 7 14 का 4 एरी 1 3 2 5 और 1 ये 6 दोस्तों। के की वैल्यू जो आई 646, ये केल्विन में दिया गया है, तो इसे हम केल्विन में ही लिखेंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा आंसर भी प्राप्त हुआ। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर हम सब चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला दिया गया है, नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के पश्चात कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो इसका कारण यह है कि नैफ्थलीन एक वाष्पशील पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। अतः नैफ्थलीन कुछ समय बाद ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। तीसरे प्रश्न का दूसरा उत्तर है, तीसरे प्रश्न का पहला उत्तर है। अब दोस्तों तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी हम हल करेंगे। दिया गया है प्रश्न, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो आइए तीसरे प्रश्न का दूसरा उत्तर भी हम जानते हैं कि इसका भी क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदलता है। इस कारण इत्र के कण तेजी से सभी दिशाओं में विसरित हो जाते हैं। इसलिए इत्र की गंध हमारे पास बहुत दूर बैठे होने पर भी पहुंच आती है। आइए हम सब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आइए प्रश्न में दिया गया है जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो दोस्तों आइए इसको भी हम सब व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में दिए गए पार्टिकल के अनुसार सबसे बड़े कण चीनी का होता है, चीनी का। तो चीनी का सबसे बड़ा कण होते हैं।
उसके बाद जल का होता है और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होता है। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे छोटे कण ऑक्सीजन के, या हम सॉरी दोस्तों, ये चिन्ह गलत लग गया है। ये सबसे बड़े पार्टिकल चीनी के, फिर उसके बाद जल के, और फिर उसके बाद इस ऑक्सीजन का होता है। यानी कि सबसे छोटा कणों का आकार ऑक्सीजन का होता है, फिर उससे बड़ा जल का और उससे बड़ा चीनी का। सबसे बड़े पार्टिकल चीनी का और सबसे छोटे पार्टिकल इस ऑक्सीजन गैस का होता है। आइए दोस्तों, पांचवें प्रश्न की तरफ हम सब चलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो 3 तापमान नीचे दिए गए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं इन तापमानों पर जल किस अवस्था में होती है। तो दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारे शरीर के तापमान के अनुकूल है, जो 25 डिग्री का सेल्सियस लगभग हमारे शरीर के ताप के बराबर होता है, क्योंकि हमारे शरीर का अभी ताप 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर के तापमान के अनुकूल है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। दूसरे तापमान की अवस्था में सब देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव तथा ठोस यानी बर्फ अवस्था दोनों में होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ऊर्जा यानी ताप की हानि होने पर यह ठोस यानी बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। तीसरे ताप यानी कि हम सब कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। तीसरे ताप की अवस्था हम सब देख लेते हैं। तीसरा ताप दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था तथा वाष्प यानी गैस अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प में बदलता है। आगे दोस्तों, अपने अगले प्रश्न 6वें प्रश्न की तरफ हम सब चलते हैं। 6वां प्रश्न दिया गया है, पुष्टि हेतु कारण दें। जिसमें पहला दिया है, जल कमरे के ताप पर द्रव है, और दूसरा दिया है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो आइए इसका भी कारण हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, कमरे का ताप सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इस कारण जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने हिमांक बिंदु से पहले वह ठोस अवस्था में उपस्थित होता है, और उस हिमांक बिंदु के बाद वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और कोई भी वस्तु अपने क्वथनांक बिंदु से पहले तक उस अवस्था में बना रहता है,
क्वथनांक बिंदु के बाद वह वाष्प में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों यही कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान कमरे का ताप होता है, इसलिए जल कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में रहता है। ठीक इसी तरह दोस्तों लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, तो इसका भी कारण हम सब जानते हैं। दोस्तों लोहे का हिमांक बिंदु 1538 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होता है, जबकि लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों जब तक वह लोहा 1538 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान नहीं प्राप्त करेगा तब तक वह पिघलेगा नहीं। तो यही कारण है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में हमें प्राप्त रहती है। क्योंकि दोस्तों लोहे की अलमारी हम सब जानते हैं कि ये लोहे की अलमारी अपने गलनांक बिंदु से पहले ही, यानी कि गलनांक बिंदु ये इसका 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कमरे के ताप इतना हाई नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि कमरे में रखी अलमारी क्या होता है कि ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होती है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम सब चलते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो आइए दोस्तों इसका भी हम सब कारण जानते हैं। दोस्तों जब 273 डिग्री सेल्सियस या हम सेल्सियस पैमाने पे कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को ठंडा किया जाता है, तो अपने आसपास के वातावरण से गुप्त ऊष्मा लेती है जो इसी की अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके तापमान में वृद्धि होती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम का मतलब है कि 1 ग्राम ऊष्मा को गर्म करने में 80 कैलोरी, 1 ग्राम लोहे को गर्म करने में या बर्फ को गर्म करने में, किसी भी चीज़ को गर्म करने में 80 कैलोरी की ऊष्मा की खपत हो रही है। तो दोस्तों बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि इसी ताप पर जल के केवल ताप वृद्धि के लिए ऊष्मा लेता है, अतः बर्फ ठंडा करने पर अधिक शीतलता प्रदान करता है, जबकि उसी ताप पर कम शीतलता प्रदान करता है। अगला प्रश्न दिया है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो दोस्तों आइए इसका भी कारण हम सब जानते हैं। दोस्तों भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम अधिक होती है। उसी तापमान
यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए जल की अपेक्षा। तो दोस्तों इसका हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भाप होता है, भाप में अधिक ऊष्मा निहित रहती है, जिसे में 536 कैलोरी 1 ग्राम भाप में ये ऊष्मा निहित रहती है, जबकि उबलते हुए जल में 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि उससे कहीं कम ऊष्मा निहित होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो दोस्तों इनमें जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको कुछ अक्षरों के माध्यम से दर्शाया गया है, उनका नाम अंकित करना है यानी लिखना है। तो आइए उसको भी हम सब समझ लेते हैं। जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कोई वस्तु परिवर्तित होता है तो उसे हम संगलन कहते हैं। जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कोई वस्तु परिवर्तित होता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक इसी के उल्टा जब हम किसी वस्तु को गैस अवस्था से द्रव अवस्था में लाते हैं तो उसे संघनन कहते हैं, और जब किसी वस्तु को द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में लाते हैं तो उसे जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक इसी के समांतर जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में अर्थात बिना द्रव में परिवर्तित हुए, जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो उससे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा जब कोई वस्तु गैस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दिया है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ए से दर्शाया गया है, जिसे हम संगलन कहते हैं। द्रव अवस्था से जब गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे बी से दर्शाया गया है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। जब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम यहाँ सी अच्छा से दर्शाया गया है तो उसे हम संघनन कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो यहाँ डी अच्छा से दर्शाया गया है, इसे हम जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ऊष्मा देने पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो प्रश्न में ई अक्षर से प्रदर्शित किया गया है। कभी कभी कोई वस्तु गैस अवस्था में होती है और उसमें ऊष्मा कम करने पर तथा दाब बढ़ाने पर वह सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को एफ अक्षर से दर्शाया गया है, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। दोस्तों कक्षा 9 का अभ्यास प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम अपने अगले वीडियो में कक्षा 9 की विज्ञान का दूसरा अध्याय हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थों के बारे में अगला वीडियो आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।